हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2021 के क्वेश्चंस को, क्योंकि आपका जो एग्जाम डेट है वो 5 फेब को आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि नेट के एग्जाम में जो हमारा वेक्टर कैलकुलस है या फिर मल्टी वेरिएबल की उतना वेटेज नहीं होता जितना कि इंपॉर्टेंस उसका गेट के एग्जाम्स में होता है। ठीक है, तो गेट के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस की हो, वेक्टर कैलकुलस की हो, और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और 2021 के पेपर को कंप्लीट डिस्कशन हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका नेट का पेपर है, क्योंकि एक बार आपकी गेट की अगर प्रिपरेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको 10 डेज मिलेंगे, तो जहां पे हम लोग 10 डेज के अंदर नेट के क्वेश्चंस को भी उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम टारगेट लेके चलते हैं 5 फेब का गेट के लिए। अब ये देखो, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है मल्टी वेरिएबल का, जो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड है। क्वेश्चन में ये दिया गया कि f आपको एक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया जा रहा है, कितने वेरिएबल का? 3 वेरिएबल का, और ये एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड है। ठीक है, स्केलर फील्ड क्यों? क्योंकि इसका इमेज किया जा रहा है रियल, तो इसी इसको स्केलर वैल्यूड फंक्शन या स्केलर फील्ड हम लोग कह सकते हैं। सच दैट, अब ये देखो यहां पे क्या कह रहा है कि ग्रेड f का, यानी कि जो f के ग्रेडियंट का जो डाइवर्जेंट आएगा वो 6 है। क्या कह रहा है यहां पे कि f के ग्रेडियंट का डाइवर्जेंट किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। और कह रहा है कि s एक सरफेस है, और किसका सरफेस है ये आपको दिख रहा होगा, ये एक यूनिट स्पेयर है। ठीक है, तो यूनिट स्पेयर का s एक सरफेस हो गया, एंड ये हमारे पास एक यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है टू s, उस सरफेस को ये एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तब कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ, अब इस इंटीग्रल की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अब ये 6 पाई होगा, 2 पाई होगा, 8 पाई होगा या 4 पाई होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसे हम लोग गॉस थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर सिंपल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपको कोई 3 डायमेंशनल का एक रेगुलर या कोई पीस वाइज डोमेन दिया जाए जो कि बाउंडेड है किसी स्मूथ पीस वाइज ओरिएंटेड सरफेस से, ठीक है, एंड एफ जी एच ये कोई 3 फंक्शन है विच अलोंग विद देयर पार्शियल डेरिवेटिव, जिसके पास उसकी पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और h का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आर दी कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट। तो ये एक फॉर्म हो गया आपका कि इस तरीके से लिखा जाता है कि ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ fx प्लस जी वाई प्लस एच जेड, ये इक्वल आ जाता है कि आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो ये इसका और एक फॉर्म होता है जिसका हम यहां पे यूज करने वाले हैं। ये कहता है कि आप क्या करो, ट्रिपल इंटीग्रल निकाल लो, किसका? डाइवर्जेंट f का, और ये इक्वल आता है आपके सरफेस इंटीग्रल का, किसका? f डॉट यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है? तो इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब थोड़ा ध्यान से, हमारे पास गिवन क्या है, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड फॉर्म है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, उसका यूज करके ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपने पास जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या कहता है कि ट्रिपल इंटीग्रल निकालो, किसका? डाइवर्जेंट f का, ये किसके इक्वल आ जाता है? ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट यूनिट वेक्टर, किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। और ये हम लोग क्या करेंगे, पूरे वॉल्यूम के ऊपर निकालेंगे। तो इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने वाले। ठीक है, या इस क्वेश्चन का आंसर हम निकालने वाले। अब ध्यान से, हमारे पास डाइवर्जेंट
ग्रेड एफ की वैल्यू या डेल एफ की वैल्यू गिवन है। तो अब इस एफ को अगर मैं सपोज रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं, इससे, तो अगर मैं इसका डाइवर्जेंट निकालूं तो ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि मुझे पूछा क्या है कि सरफेस इंटीग्रल निकालना है। इस एफ को रिप्लेस कर दिया है डेल एफ से और यूनिट वेक्टर, ये अपने को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो अगर आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट पता है तो एज इट इज सिर्फ आपको एफ को किससे रिप्लेस करना है, डेल एफ से, और यहां पे इसको रिप्लेस कर दो, हो गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंट ऑफ डेल एफ, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। कितनी गिवन है, 6 इंटू डी, 6 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लो। अब आपको क्या निकालना है, यहां पे 1, और जब भी आपको 1 दिया हो, अगर सपोज इंटीग्रल निकालना है तो हमें लेंथ मिल जाता है, अगर डबल इंटीग्रल है तो एरिया मिल जाता है, और ट्रिपल इंटीग्रल है तो हमको वॉल्यूम मिल जाता है। अब किसका वॉल्यूम मिलेगा, जो हमारे पास एक रीजन है वो क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, और वो भी कैसा सरफेस है, यूनिट स्पेयर है, सॉरी एक यूनिट स्पेयर गिवन है। तो अगर मैं एक यूनिट स्पेयर के वॉल्यूम की बात करूं तो वो हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और उसमें रेडियस भी गिवन है, कितना है 1, तो 1 का क्यूब, ये 3 बन जा, 3 2 जा, और 2 4 जा 8 पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 पाई। तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा हमने यूज किया है, सिंपल जो हमने यूज किया यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाकी हर वैल्यू हमारे पास गिवन। तो जो गिवन था और बाकी आपको जस्ट स्टेटमेंट भी अगर पता होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का तो इसका आंसर आ जाता। जनरली नेट के क्वेश्चंस पे ये सब नहीं पूछते, बट जब आप आईआईटी जैम के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा वहां पे इसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम तो एक्चुअली हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर भी यूज करते हैं। स्टोक थ्योरम पता होना चाहिए। तो अगर ये स्टेटमेंट है ना, जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, देखो अगर आपने नेट के प्रिपरेशन के लिए ट्रिपल इंटीग्रल छोड़ दिया है तो आप इसको छोड़ सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, या फिर अगर सिंपल ट्रिपल इंटीग्रेशन आते हैं, या सिंपल अगर आपको डबल इंटीग्रेशन आ रहा है, या तो तब आप कर लो। हाँ, अगर कुछ इंटरसेक्शन वाला आ रहा है तब उसको आप स्किप कर सकते हो, या फिर जो डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरम बेसिस पे, जैसे अगर आपको पूछ ले ग्रीन्स थ्योरम से रिलेटेड, अगर आपको पूछ ले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, अगर आपको पूछ ले स्टोक थ्योरम से, अगर वो डायरेक्ट स्टेटमेंट अप्लाई हो रहा है तब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो आंसर कितना था हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 8 पर। अब सेकंड देखो, इसमें कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया। ये देखो गेट की क्वेश्चन में क्या होता है, जो गेट के क्वेश्चंस होते हैं आपको 2 स्टेटमेंट की बनती होती है, और उन 2 स्टेटमेंट के बारे में पूछता है कि P ट्रू है या Q ट्रू है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। ये टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे P एंड Q, और उसमें जो ऑप्शन होंगे वो इस तरीके से होंगे कि P ट्रू है या नहीं, Q ट्रू है या नहीं, P और Q दोनों ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। तो अगर आपको ये P और Q स्टेटमेंट क्लियर हो गया तो ऑप्शन आपके लगभग सेम होते हैं। जैसे कि नेट के क्वेश्चन में क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखो, ये एक मैट्रिक्स स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस में हम एक सेट लेते हैं और उसमें एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है डिस्टेंस फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन। अब ये डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है, ये जो सेट है x, मैं क्या करूंगा, इसका कोई भी 2 एलिमेंट अप्लाई करूंगा, 2 एलिमेंट लूंगा और उसकी इमेज जो जाएगी वो एक रियल नंबर होगा। और रियल नंबर में भी कैसे, पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर आप सिंपल रियल नंबर दे दो और उस पर कुछ कंडीशन लगा दो। अब डिस्टेंस के क्या क्या कंडीशंस होते हैं, पहली बात तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है, या तो मैं यहां पे सीधे सीधे प्लस लिख दूं, या फिर मैं ये कहूं कि किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, या फिर 0 हो जाएगा। अब सपोज 0 कब होगा,
आपको पता है कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस तब तक जीरो नहीं होता जब तक कि दोनों पॉइंट खुद सेम ना हो। अगर किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस जीरो आ गया, इसका मतलब वो दोनों पॉइंट एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक है। थर्ड क्या होता है, डिस्टेंस पे यहां से यहां काउंट करूं या यहां से यहां काउंट करूं, डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ उसके डायरेक्शन मैटर करते हैं, बट डिस्टेंस तो हमेशा एक सेम आता है। तो यानी कि चाहे आप x से y तक का डिस्टेंस लो, चाहे y से लेके x तक का डिस्टेंस लो, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आती है। फोर्थ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहा जाता है। जैसे x से y, मुझे यहां से यहां जाना है, तो अगर मैं किसी स्ट्रेट लाइन से जाऊंगा ना तो वो डिस्टेंस हमेशा कम लगता है। अगर मैं कोई और पॉइंट इससे होते हुए जाऊं, मुझे जाना था x से लेके y तक, ये मेरे पास एक स्ट्रेट डिस्टेंस है, लेकिन अगर एक z पॉइंट में एक और ऐड कर दूं और यहां से होके गुजरूं, ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट वाला डिस्टेंस है ये हमेशा लेस देन होता है डिस्टेंस बिटवीन x टू z एंड प्लस डिस्टेंस बिटवीन z टू y। तो डिस्टेंस x y ये हमेशा लेस देन होता है x z प्लस z। अच्छा, ये इक्वल कब होगा, जब z ये इसी लाइन पे लाई करेगा। अगर मैं x और y को कनेक्ट कर दूं, अगर उसी लाइन पे अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि ये डिस्टेंस इक्वल होगा, अदरवाइज ये डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसी पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, अगर आपको कोई भी एक फंक्शन डिफाइन किया जाए और ये आपको पूछे कि ये जो फंक्शन है मेट्रिक है या नहीं, तो कब मेट्रिक होगा, जब वो डिस्टेंस फंक्शन के कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, और जिस स्पेस के अंदर सेटिस्फाई किया गया तो उस स्पेस के अंदर अंडर दिस मेट्रिक हम लोग उसे उस स्पेस को कहते हैं मेट्रिक स्पेस। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, या फिर आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। आपको प्रूव करना है कि ये एक डिस्टेंस फंक्शन है। फोर कंडीशन क्या क्या है देखते हैं। मॉडुलस लिखा है तो यहां पे कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, f ऑफ x ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉडुलस के अंदर कोई भी फंक्शन हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, जब बाहर आएगी तो वैल्यू पॉजिटिव। पहला कंडीशन पॉजिटिविटी क्लियर है। सेकेंड कहता है कि ये डिस्टेंस जीरो तब होगा जब x और y इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब ये जीरो होगा। ये कब जीरो होगा, जब log ऑफ x माइनस log ऑफ y इज इक्वल टू जीरो होगा। ये कब होगा, जब log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ y होगा। ये कब होगा, दोनों साइड में log e अप्लाई कर दो एक्सपोनेंशियल, तो x इज इक्वल टू y, तो सीधे सीधे x इज इक्वल टू y आ गया। और ये सारे इफ एंड ओनली कंडीशन है। तो देयरफॉर डिस्टेंस पहला जीरो तभी होगा जब x और y इक्वल हो। बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। अब सीधे से मॉडुलस है तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी में प्रॉब्लम होता है, एक तो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड और एक तो प्रॉपर्टी नंबर 4। यही दो प्रॉपर्टी है जिसको चेक करने में हमेशा दिक्कत होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी डायरेक्ट हो जाता है, फोर्थ प्रॉपर्टी भी काफी सिंपल तरीके से प्रूव कर पाते हैं। अगर कहीं दिक्कत आती है तो प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 4। अब इस पे वो भी दिक्कत नहीं आएगा। dxy d1xy इसको मैं लिख सकता हूं log x माइनस log y। मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक log z ऐड कर देता हूं और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है कि ये लेस देन हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x मॉडुलस ऑफ y। ये सिंपल मॉडुलस के अंदर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा log x माइनस log z प्लस log z माइनस log। कोई दिक्कत नहीं, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये मेरे पास d1xz है प्लस ये d1z। तो हो गया सिंपल, इससे लेस देन आ गया। तो देयरफॉर इसमें चारों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो देयरफॉर d1 इज अ मैट्रिक ऑन ओपन इंटरवल 0 1। ऐसे ही आपको सेकेंड क्या दिया है देखो, d2 आपको कह रहा है
कि ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई ये कब होगा, जब एक्स इज नॉट इज इक्वल टू वाई, और ये 0 आ जाएगा जब एक्स इज इक्वल टू वाई। प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि ये डिस्टेंस हमेशा इसकी पॉजिटिव आएगी। इस केस में देखो 0 है और ये मॉडुलस तो ये हमेशा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू वाई, बाय डेफिनेशन ये भी क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, अब देखो इसमें तो सिमेट्री का कोई दिक्कत नहीं है, ये x है, इसको मैं आपस में चेंज कर सकता हूं, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y निकालो या मॉडुलस ऑफ y प्लस मॉडुलस ऑफ x निकालो, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गया। बचा अब फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आप क्या करोगे, मैंने कहा इसमें देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट है। d2xy ये किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। ये कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, और ये लेस देन आ जाएगा किससे, देखो सिंपल सी बात है, यहां पे मैंने एक इन दोनों को ऐड कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहां पे माइनस जेड है, यहाँ प्लस जेड है, ये तो हमेशा इससे ग्रेटर देन होगा, तो सीधी सी बात है ये इससे लेस देन आ गई। ये आपका एक्स जेड, ये आपका जेड वाई, तो यहां पे भी ये होल्ड हो गया, तो देयरफॉर इसमें हर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। तो आपका D1 D2 बोथ आर मेट्रिक ऑन 0, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो दोनों ही 0-1 पे ओपन इंटरवल 0-1 पे मैट्रिक फॉर्म कर रहे हैं। मतलब इस डिस्टेंस के अंदर या इस मैट्रिक के अंदर ये जो है ये एक मैट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि इंटरवल -π/2 से लेके r तक जा रहा है, जिसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू π/2 प्लस x माइनस tan इनवर्स x। अब फिर से आपको दो स्टेटमेंट है, मैंने कहा दो स्टेटमेंट दिए होंगे, एक का नाम होगा p, एक का नाम होगा q। कहेगा या तो p ट्रू या तो q ट्रू या तो दोनों ट्रू या तो दोनों नहीं ट्रू, यही 4 ऑप्शन होंगे। पहला ये कह रहा है कि जो f ऑफ x और f ऑफ y का डिस्टेंस है वो लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस y हो जाएगा फॉर एवरी x पर, मतलब -π/2 और π/2 के बीच में मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, 2 पॉइंट, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब हर एक पॉइंट के लिए बोला है तो उसे डिस्प्रूव करने के लिए अगर एक पॉइंट भी मिल जाए तो एक पॉइंट के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ पे 0 ले लूं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं y को भी 0 ले लूं, सबसे पहले तो इक्वल पुट करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि वो इक्वल नहीं होंगे, और मैंने आपको हर लेक्चर में यही कहा है कि जब भी कुछ ना लिखा हो सबसे पहले इक्वालिटी प्रूव करो। अगर मैं x और y को इक्वल पुट करता हूं तो ये तो 0 आ जाएगा। यहां पे देखो, अगर मैं y के प्लेस पे भी 0 पुट करता हूं यहां से, तो ये मेरे पास पूरा 0, सिर्फ π/2 बचेगा। x में भी अगर मैं 0 पुट करता हूं तो सिर्फ π/2 बचेगा, और π/2 माइनस π/2 कितना आ जाएगा, 0। ये भी 0, ये भी 0। अगर यही लेस देन इक्वल टू बोलते तो शायद से ये ट्रू होता, बट यहां पे 0 हो गया तो ये चीज डिस्प्रूव हो गई। किसी भी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए अगर एक भी पॉइंट मिल जाए तो वो चीज क्या हो जाती है, डिस्प्रूव हो जाती है, अगर एक भी पॉइंट के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं। ये कह रहा है ये जो हमें एक फंक्शन गिवन है इसके पास फिक्स पॉइंट होगा, इसके पास एक फिक्स पॉइंट होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं। फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्राफ हो कितने बार y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ को कट कर रहा है, इन पॉइंट्स को हम फिक्स पॉइंट कहते हैं। मतलब f ऑफ x की वैल्यू x के इक्वल आनी चाहिए, कि f ऑफ x किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। देयरफॉर f ऑफ x क्या गिवन है, π/2 प्लस x
माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और कह रहा है कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। अब एक बात बताओ, एक्स अगर टेन पाई बाय टू है इन्फिनेटिव, जबकि एक्स किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है वो लाई कर रहा है माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में, तो इन्फिनिटी तो इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसे फंक्शन क्या करता हो, फिक्स करता हो। तो देयरफॉर पी स्टेटमेंट तो मेरा ट्रू है जबकि क्यू स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है, मतलब पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। अच्छा, पहला भी तो फॉल्स हो गया था ना, तो दोनों फॉल्स है। सी स्टेटमेंट कह रहा है कि P एंड Q आर फॉल्स। देखो ऑप्शन कुछ इस तरीके से होते हैं, पहले में कहता है कि P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, सेकेंड में कहता है बोथ आर ट्रू, थर्ड में कहता है बोथ आर फॉल्स, और फोर्थ में कहता है P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, कि द फैमिली ऑफ सरफेस, आपको एक फैमिली ऑफ सरफेस गिवन है, u इज इक्वल टू दिस, वेयर f एक रियल वैलिड फंक्शन है, r टू r इज अ डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाई। अब ध्यान दो, ये टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं होता, आपको एक फंक्शन गिवन है, आपको सिर्फ क्या करना है, इतना पता होना चाहिए कि पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जस्ट आपको डेरिवेटिव करने आता है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। चाहे वो नेट की बात करूं, अरे सॉरी नेट में तो नहीं आती ये टाइप के क्वेश्चन, बट गेट और आईआईटी जैम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जस्ट आपको डेरिवेटिव करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दिया क्या है हमको, एक u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और फिर कह रहा है आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, डेल यू बाय डेल वाई निकालना है, अलग अलग निकाल लेते हैं, डेल यू बाय एक्स और डेल यू बाय वाई। तो जब आप डेल यू बाय डेल एक्स निकालोगे तो आपको पता चलेगा y प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जब x के रिस्पेक्ट में फिर से करोगे तो 2x आ जाएगा। जब मैं डेल u को y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहां पे x बचेगा, इसमें इसका एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का माइनस 2y। अब बात आती है कि हर एक ऑप्शन को आप चेक करके देखोगे कि x से मल्टीप्लाई करे, y से मल्टीप्लाई करे। एक पॉइंट ध्यान दो, क्वेश्चन में हमारे पास जो आरएचएस में है, या तो ये है या तो ये है, कुछ ये टाइप का है। तो ध्यान दो, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें से ये टर्म को माइनस करना है। तो ये टर्म तो तभी माइनस होंगे जब ये दोनों सेम हो जाए। ये दोनों सेम कब होंगे, ये दोनों तो सेम है बट यहां पे x है और यहां पे y है। तो सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना होगा, इसको x से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको y से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको x से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर, जब इसको y से मल्टीप्लाई करोगे y एक्स, उल्टा हो गया ना, ये कैंसिल करना है ना, तो रुको, माइनस ये 2x। अगर मुझे ये है सपोज फॉर एग्जांपल, अगर ये कैंसिल करना तो यहां पे x है तो यहां पे ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, y y, इसको x से करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये दोनों सेम है, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, y इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस x इंटू डेल यू बाय डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये दोनों तो जीरो आ जाएंगे।
तो इस तरीके से आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है, चाहो तो आप पूरा भी कर सकते हो बट टाइम जाएगा। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं छोड़ने। और अगर जब भी आपको मल्टी वेरिएबल के क्वेश्चन, भले आपने क्वेश्चन नहीं किए होंगे, फिर भी एक बार नजर डालो, हो सकता है सिंपल डेरिवेटिव से और सिंपल रीअरेंज करके आपके क्वेश्चंस बन जाए। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं अगर मैं गेट के लेवल की बात करूं। तो इसमें देखो ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, एक बार x से मल्टीप्लाई करके y से मल्टीप्लाई करके और यहां पे एक बार प्लस लिखा और एक बार माइनस लिखा है। तो जस्ट ये टाइप के क्वेश्चन थे, सिंपल आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मल्टी वेरिएबल का है। देखो एक फंक्शन गिवन है आर स्क्वायर से लेके आर तक, रियल वैल्यूड फंक्शन है 2 वेरिएबल का, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब आपको क्या कह रहा है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एट द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ यू एंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट 0 इन द डायरेक्शन ऑफ बी। इसको इस तरीके से बोला जाता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस फंक्शन का एफ का किस पॉइंट पे, ओरिजिन पे 0 0 पे, और किस डायरेक्शन में, यू डायरेक्शन में। ऐसे ये वी डायरेक्शन में है और ओरिजिन पे। बी द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यू और वी, मतलब ये यू डायरेक्शन में है और ये वी डायरेक्शन में रिस्पेक्टिवली। इफ यू के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव गिवन है, वी के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव गिवन है, और ये कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन पता होना चाहिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के 2 डेफिनेशन है, एक तो आप लिमिट के टर्म्स में निकाल सकते हो, एक तो तब जब आपको यूनिट वेक्टर गिवन। जैसे देखो अगर आपको कोई पॉइंट देके इन जनरल पूछे तो आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक तो ये फॉर्मूला हो जाता है माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको पॉइंट दिया होगा, आपको एक डायरेक्शन गिवन होगा, या तो आप ये लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको यूनिट वेक्टर दे दे तब ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। आपको क्या करना होता है, डाइवर्जेंट लेना होता है किसका, ग्रेडियंट एफ का यूनिट वेक्टर के साथ, ग्रेडियंट एफ का यूनिट वेक्टर के साथ, और इसी का आपको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसका भी यूज करेंगे, बट फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में हमको ये यूज करना है। यू क्या है, हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी का यूज करके हमको कैलकुलेट करना है। ये इसका मतलब क्या होता है, जस्ट ये डेल ऑपरेटर है कि डेल एफ बाय डेल एक्स, ठीक है, ये हमारा एक ऑपरेटर होता है। अब ध्यान दो, मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हो किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ का ग्रेड निकाल लेंगे किस पॉइंट पे, एक्स वाई पे, और उसका हम लोग इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, या कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, या फिर कह सकते हैं डाइवर्जेंट ले। डाइवर्जेंट में क्या करते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। ये हमारे पास फॉर्मूला है। एक बार कह रहा है यू डायरेक्शन में ओरिजिन पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा ग्रेड एफ एट ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ यू। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया है ये हमारे पास कह रहा है कि ये √5 है इज इक्वल टू, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स, ये आ जाएगा डेल बाय डेल वाई। किसका निकालना है, एफ का निकालना है। और ये मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑलरेडी गिवन है 1/√5, अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम है, अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा डेल एफ बाय डेल एक्स 0 को इससे, तो इनर प्रोडक्ट ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स एफ किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ओरिजिन पे, इंटू 1/5 प्लस
f को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है और किस पॉइंट पे लेना है, आपको वैल्यू चाहिए ना, और उसको 2/रूट। सिंपल हम लोग ने इनर प्रोडक्ट का यूज किया इसमें। अब ध्यान दो, ये जो वैल्यू है यहां से रूट फाइव यहां चले जाएगा, तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ये मेरे पास 5, ये पूरा गया, ये पूरा गया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो मैं एक काम करता हूं, इसको साइड में लिख देता हूं क्योंकि अब इसका यूज हो गया, इसको रफ कर देता हूं कि मेरे पास एक वैल्यू आ गई कि डेल एफ बाय डेल एक्स एट द पॉइंट 0 0 प्लस डेल एफ बाय डेल वाई एट द पॉइंट 0 0 इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स इज इक्वल टू, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड ऐसे ही हमारे पास गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ v, किस पॉइंट पे निकालना है, 0 0 पॉइंट पे, तो यह आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एफ ऑफ एक्स 0 0 डॉट सेकेंड यूनिट वेक्टर क्या है अपने पास v 1/√2 माइनस 1/√2, ये भी सिंपल यूनिट वेक्टर है, ऑलरेडी गिवन भी है क्वेश्चन में। जब मैं इसको करूंगा इससे तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स एफ एट द पॉइंट 0 0 माइनस डेल बाय डेल वाई एट द पॉइंट 0 0, और ये जो √2 है इसको मैं उठा के ये साइड लेके आ जाता हूं, यहाँ पे ऑलरेडी √2 है तो ये √2 होके क्या आ जाएगा 2। तो अब मैं देखो, ध्यान से देखो, इसको मैं पूरा रब कर दूं तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। हमको कैलकुलेट क्या करना है, डेल एफ बाय डेल एक्स एट 0 0 प्लस डेल एफ बाय डेल वाई एट 0 0। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 टाइम्स डेल एफ बाय डेल वाई एट 0 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, ये कैंसिल होके एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो डेल एफ बाय डेल वाई ये आपको कितना मिल गया 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर जब आपको ये निकालना है तो आपको इधर पुट करना होगा, जैसे आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू यहाँ के आके क्या आ जाएगी 5 माइनस 2 3, तो ये आपको कितना आ जाएगा 3, आपका आंसर आ जाएगा 4। तो ये कह सकते हैं सिंपल साइमल्टेनियसली इक्वेशन, जैसा हमको सॉल्व करना है कि एक इक्वेशन हमको किया है 1 + 2b इज इक्वल टू 5 और एक गिवन है a माइनस b इज इक्वल टू 2। आप जस्ट इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको माइनस करने पे b इज इक्वल टू 1 आ जा रहा है और a इज इक्वल टू 3 आ जा रहा है, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, जस्ट आपको a प्लस b पूछा है, तो a प्लस b कितना आ जाएगा 4। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, जस्ट आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है। नेट के क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकल पार्ट बहुत रहता है, जबकि गेट के क्वेश्चन में आपके कितने प्रैक्टिस है, कितने अच्छे तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये बहुत ही मैटर करता है गेट के क्वेश्चन में। जबकि नेट के क्वेश्चन में अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत दिनों से आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तब भी काम चल जाता है, लेकिन गेट के क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस होना कंपलसरी है, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा कि आपको लगेगा नहीं ये तो पता तो है, बट जब उसको सॉल्व करने जाओगे तो वहां पे आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आपको बहुत कैलकुलेशन करने रहेंगे, इसके अलावा अप्लाइड में भी। अब देखो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक डेफिनेशन यूज किया है इक्वी कॉन्टिन्यूअस, ये कुछ होता नहीं है, जस्ट इसका ये डेफिनेशन समझ ले लो कि आपको ये कह रहा है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ये। अगर किसी कॉम्पैक्ट सेट पे कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो तो उसको डिफाइन किया गया इक्वी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कि
क्लोज इंटरवल 0-10 पे डिफाइन किया गया। तो सिंपल ये कॉम्पैक्ट सेट है, तो इस पे अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो तो उसी को इक्वी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पी स्टेटमेंट जो आपको ये कह रहा है कि क्या इस इंटरवल पे ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस है, तो इनडायरेक्टली आपसे ये कह रहा है कि क्या कोई यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है क्या। सेकंड कह रहा है सीरीज की बात कर रहा है, एक में सिंपल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात कर रहा है, सेकंड में सीक्वेंस ऑफ सीरीज की बात कर रहा है। ठीक है, अरे सीरीज ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब वही बात है, पी क्यू फॉल्स होगा, पी क्यू ट्रू होगा, पी फॉल्स है क्यू ट्रू है, पी ट्रू है क्यू फॉल्स है। देखो एक होता है, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, और किसका सीक्वेंस है, फंक्शन का, और जिसमें ये जो फंक्शन है ये एक किसी इंटरवल से जाते हैं। ठीक है, एफ आई ये एक फंक्शन है, और इस टाइप के इस इंटरवल पे जितने ही फंक्शन होंगे उसी का यूज करके मैं एक सीक्वेंस डिफाइन करता हूं जिसको कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में दो चीजें होती है, एक होता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और एक होता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। सिंपल जो हम कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो वही डेफिनेशन जो हम लोग रियल के अंदर पढ़ते हैं सेम यहां पे भी वही होता है। रियल नंबर किसी रियल नंबर पे कन्वर्जेंट होगा, मतलब किसी नंबर पे कन्वर्जेंट होगा। ऐसे कोई अगर एक फंक्शन है तो वो कहां कन्वर्जेंट होगा, किसी एफ पे। तो कन्वर्जेंट का डेफिनेशन वही यहां पे यूज होने वाला है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। सेम बाय डेफिनेशन है। अब यहां पे ये जो डेल्टा है अगर सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है उसे कहा जाता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। लेकिन अगर वो जहां पे जिस डोमेन पे जिस इंटरवल पे फंक्शन को डिफाइन किया गया अगर उस पॉइंट पे अगर डिपेंड कर रहा है ये डेल्टा, तब हम कहेंगे कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। और सिर्फ अगर वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, अगर एक ही डेल्टा वर्क कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सेम वही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस जैसा है। अगर सपोज डेल्टा पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है और एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। मतलब हर एक पॉइंट में जाके चेक किया जाता है। लेकिन अगर पूरे इंटरवल पे है तो हम लोग उसे कहेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यानी कि डेल्टा डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन। ऐसे ही हम किसके लिए करते हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए करते हैं। सीरीज ऑफ फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, वायरस्ट्रास थ्योरम, जिसमें हम एक रियल सीक्वेंस ढूंढते हैं। अगर उस रियल सीक्वेंस का सीरीज बनाएंगे, अगर वो कन्वर्जेंट है तो हमारे पास जो हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है वो भी कन्वर्जेंट आता है। बट उसके लिए रिजल्ट क्या है कि जिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हम कन्वर्जेंट बताना चाहते हैं उसका मॉडुलस अगर सपोज किसी रियल सीक्वेंस से लेस देन है, ठीक है, तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी सीरीज कन्वर्जेंट होता है। और कैसा कन्वर्जेंट होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना। अब बात करते हैं फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया। एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स क्यूब ई रेस टू माइनस एन एक्स। ये आपके पास एक फंक्शन डिफाइन किया। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, पॉइंट वाइज के लिए, किसके लिए, पॉइंट वाइज के लिए लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। देखो, एक तो मैं इसको x पे अलग से चेक कर लूं, और एक जब x नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा। जब x इज नॉट इज इक्वल टू 0 तो e रेस टू nx का जो रेट है बहुत ज्यादा है, तो सीधे सीधे ये 0 आ जाएगा। और जब 0 आएगा तो ये 0 और ये कुछ फाइनाइट वैल्यू, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो दोनों ही केस में ये 0 आ रहा है। अगर सपोज ये दोनों अलग आ जाते तो हम सीधे कह देते कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन
किसी एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो जो एफ है इसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ता है, जबकि ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो ये इस एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। तो फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना क्या हो जाता है, वो नेसेसरी कंडीशन हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अगर यही कॉन्टिन्यूअस ना हो, आप सीधे सीधे कह देना कि ये एफ एन इस एफ पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस तो नहीं हो सकता। हाँ, अब बात ये है कि क्या इसके कॉन्टिन्यूअस होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये इस पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये मे भी हो सकता है या फिर हो सकता है ना हो। अब चेक करते हैं ये होगा या। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह सकते हैं हम या थ्योरम कि एमएन टेस्ट का हम यूज करते हैं। अगर ये एमएन कन्वर्जेंट कर जाए 0 पे तब हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अब ये एमएन क्या होता है, एमएन ये सुप्रीमम वैल्यू होती है एक्स, जो भी आपको इंटरवल दिया गया है जिसपे फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है सारे एफ एन के। ठीक है, जो भी एमएन आएगा अगर वो कन्वर्ज कर रहा है 0 पे तब हम कहेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। 0 to 10, ये तो आपको 0 दिया है तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है n इंटू एक्स क्यूब अपॉन ई रेज टू एन एक्स। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 10। कोई भी वैल्यू हो, चाहे मैं 0 से 10 ले लूं या 10 ले लूं या 0 ले लूं, ये x कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बात बताओ, जब मैं उस पर लिमिट अप्लाई करूंगा mn टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिट, इसका मतलब क्या होगा कि n की वैल्यू जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो mn किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को, तो n टेंस टू इन्फिनिटी। और हमें पता है कि अगर मैं इसकी कुछ भी फाइनाइट वैल्यू पुट कर दूं, चाहे 10 पुट कर दूं, जैसे मान लो मैं अगर 10 पुट कर दूं तो ये 10 का क्योंकि कुछ फाइनाइट वैल्यू है, ई रेज टू एन ये भी कुछ फाइनाइट वैल्यू, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में ही बताया था। ये इसकी रेट बहुत ज्यादा है, ये कहां जाएगा, 0 पे ही जाने वाला है। तो सीधे सीधे ये पता चल गया कि पी स्टेटमेंट मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। एक तो ये डायरेक्टली आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके बता सकते हो अगर आपको सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पता है, क्योंकि जब हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं इसका मतलब हमें सीरीज और सीक्वेंस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, तो उन्हीं नॉलेज का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, या तो फिर एक काम करो, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और जब x की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि उस पॉइंट को पुट करने पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको आई थिंक कुछ 3/n मिलेगा, मतलब इस पॉइंट पे इस फंक्शन की एक्सट्रीमम वैल्यू होगी, और भी एक्सट्रीमम कौन सा, सुप्रीमम वैल्यू। तो यहां पे इसके लिए तो यूज नहीं हो रहा है, सीधे सीधे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। लेकिन जब हम ये यूज करेंगे, हमें एक रियल सीक्वेंस ढूंढना है। अब रियल सीक्वेंस में x नहीं आना चाहिए, तो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी होगी और मुझे लेस देन भी चाहिए, तो मैं उसी को रिप्लेस कर दूंगा n(x³ e रेज टू nx। इस x को अगर मैं 3/n से रिप्लेस कर दूं, थ्री बाय एन का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से n कैंसिल, ये e रेज टू 3 और ये 3 का क्यूब 27 और ये एक n और ये n, मतलब सिर्फ क्या बचेगा, e रेज टू n²। x बोला ना, x के प्लेस पे 3/n, तो 27/n² e। अच्छा एक बात बता, ये आपको ये fn ऑफ x इससे लेस देन है, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो पर्टिकुलर वैल्यू निकाल ली है जिसके लिए fn x लेस देन है। अब ये एक रियल सीक्वेंस है, इसी को मैं एक काम कर देता हूं, mn दे देता हूं। अब ये mn एक रियल सीक्वेंस है और मैं क्या करूंगा, इसका सीरीज बना दूंगा। ठीक है, तो 27 को बाहर ले लेते हैं, ये पूरे को, और ये सिंपल आ जाएगा x। ये हमारे पास क्या है, एक p सीरीज टेस्ट का मैं यूज करूं तो यहां पे p = 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, ये एक कन्वर्जेंट है इन रियल के अंदर। ठीक है,
अगर मैं सीरीज ऑफ रियल नंबर्स की बात करूं तो ये एक कन्वर्जेंट है। तो अगर ये रियल सीरीज के अंदर, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के अंदर कन्वर्जेंट है, तो बाय वायरस्ट्रास थ्योरम ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का जो सीरीज बनाएंगे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है। क्योंकि सीक्वेंस के अंदर या फिर सीरीज के अंदर हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पे एक्स तो होता नहीं है, तो जो भी डेल्टा है वो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करता है। लेकिन जब हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो उस केस में जो पॉइंट है, जो हमारा डेल्टा है, वो किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है, और किस पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूं उस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास चाहे मैं सीक्वेंस की बात करूं या सीरीज की बात करूं, दोनों ही क्या है यहाँ पे कन्वर्जेंट है। तो देयरफॉर बोथ P एंड Q आर ट्रू, कि दोनों के दोनों नहीं, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि P आपका इक्वी कॉन्टिन्यूअस है, सेकेंड में कह रहा है कि डज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये आपको थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान देना है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि P जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, वहां पे टर्म यूज किया इक्वी कॉन्टिन्यूअस, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट, तो वो तो है। सेकंड कह रहा है कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, जबकि हमें क्या मिला, कन्वर्जेंट है बाय वायरस्ट्रास थ्योरम। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट नहीं, वो जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मिल रहा है, लेकिन उसमें कह रहा है कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। तो P इज ट्रू और Q जो स्टेटमेंट लिखा है वो फॉल्स है। वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो है, बट स्टेटमेंट आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, स्टेटमेंट आपका नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में स्किप कर सकते हो। पहली बात तो देखो ये लेबक इंटीग्रल का है, बट आप इसको ऐसे एज अ रीमान इंटीग्रेबल सॉल्व, जस्ट आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बट ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में स्किप कर सकते हो। क्या कह रहा है ध्यान सुनो, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1 कंसिडर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आपको एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन गिवन है कि x इज इक्वल टू 0.d1 d2 सॉल्व अप टू di, और ऐसे कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन डिफाइन करूंगा क्लोज इंटरवल 0 से लेकर r तक कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये कुछ इस टाइप से है कि f ऑफ x की वैल्यू ये जो है ना, ये 0 होगा जब x बिलोंग करेगा रैशनल नंबर को। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि ये 18n हो जाएगा कब, जब x बिलोंग करेगा इरेशनल नंबर को। तो ये आपको इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया, ठीक है, कि 0 x बिलोंग्स टू की 18n x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये जो n है ना, ये n क्या कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस है, किसके बाद, पहले नॉन जीरो के पहले कितने नंबर ऑफ जीरोस है वो n है मेरे पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 0.001 ले लूं तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले कितने नंबर ऑफ जीरोस है, किसके बाद, पॉइंट के बाद। जैसे D1 और D2 अगर मेरे पास 0 है तो ये क्या आ जाएगा 1, पहला नॉन जीरो यूनिट है, तो जितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे उसको n के प्लेस पे लिखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2। यहां पे कितने जीरोस हैं, पहले नॉन जीरो के पहले 4, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4। तो ये कहने का इसका मतलब है, वहां पे लिखा है। तो इस तरीके से कुछ फंक्शन को डिफाइन किया गया कि एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि वो 0 आएगा जब x रैशनल को बिलोंग करेगा, और जब x इरेशनल को बिलोंग करेगा तो 18n, n इज अ नंबर ऑफ जीरो इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट अप टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जो मैंने कहा वही लिखा है, इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x। तब आपको पूछा है 0 से लेके 1 तक का इंटीग्रल निकाल लो। सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। कहां से कहां तक,
0 to 1 f of x dx। देखो इस 0 to 1 को मैं किस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, देखो एक तो मैं लिख सकता हूं 0 to 1 इस तरीके से, फिर 0.01 से लेके 0.1 तक f dx प्लस 0.001 से लेके 0.01 तक। अब ये ऐसे कंटिन्यू चलते जाए, ठीक है। अब इसके बाद कितने जीरो हैं, एक भी नहीं है तो ये पूरा जीरो आ जाएगा। इसके पास कितने हैं 1, तो ये 18 इंटू 1, और जब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो 0.1 माइनस 0.01। सेकेंड टाइम क्या आएगा 18 इंटू 2, 0.01 माइनस 0.001, फिर 18.3 इंटू, ऐसे कंटिन्यू चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहां पे क्या लिख रहे हैं, इसके बाद कितने जीरोस हैं, सॉरी यहां पे इसके बाद कितने जीरोस हैं 1, इसके बाद कितने जीरोस हैं 2। अब अगर इसकी बात करूं ये 18 है, यहां से आप कॉमन ले लो 18 हर जगह से। 0.1 का मतलब होता है 1/10 और ये 1/10 का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ये 1/10 का स्क्वायर है माइनस 1/10 का क्यूब, ये आपका 3 टाइम्स 1/10 का क्यूब माइनस 1/10⁴। ठीक है। अब ध्यान दो, ये मेरे पास एक आ गया 1/10, इसमें से इसको मत देखो, ये 2 है और ये 1 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/10 स्क्वायर। ये आपके पास 3 टाइम है या आपके पास 2 टाइम है, 3 में से 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो 1 टाइम बचेगा 1/10 का क्यूब। ऐसे यहाँ पे 4 टाइम्स में से 3 टाइम माइनस करेंगे तो 1 टाइम 10⁴। ये कंटिन्यू चलते जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां से अगर 1/10 कॉमन ले लूं तो 18/10 मतलब 9/5, 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर। ये अपने पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका r कितना है 1/10, a कितना है 1, तो a अपॉन 1 माइनस r मतलब 9/5, a के प्लेस पे 1 माइनस r 1/10, तो 1/10 मतलब 10 माइनस 1 9 इंटू 10, 9 से 9 कैंसिल, आंसर आ जाएगा सिंपल 2। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बट ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रिलेटेड है मैक्सिमा मिनिमा से, सैडल पॉइंट से रिलेटेड। मल्टी वेरिएबल में आपको एक रियल वैल्यूड 2 वेरिएबल का एक फंक्शन डिफाइन किया कुछ इस तरीके से, और जस्ट आपको ये पूछ रहा है कि इसके पास लोकल मैक्सिमा होगा, सैडल पॉइंट होगा, लोकल मिनिमा होगा, क्या होगा, ये टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। जैसे अगर हमें सपोज फॉर एग्जांपल अगर सिंगल वेरिएबल का रियल वैल्यूड फंक्शन देते हैं, कोई एक f ऑफ x दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम उसका f' निकालते हैं और उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इस फंक्शन के पास कहां पे एक्सट्रीमम पॉइंट है। एक्सट्रीमम पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है जहां पे फंक्शन के पास मैक्सिमा या मिनिमा हो, ठीक है। उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ये डबल डेरिवेटिव से ये डिसाइड होता है कि जहां पे ये पॉजिटिव दे देगा हम कहते हैं वहां पे ये मिनिमा आ जाएगा, जहां पे ये लेस देन 0 आ जाएगा वहां पे ये मैक्सिमम। बट क्या हर पॉइंट पे चेक करेंगे? नहीं, जिस पॉइंट पे ये 0 आता है उन्हीं पॉइंट पे आप चेक कर लो। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, अगर वो निगेटिव आ गया तो मैक्सिमा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से हम यही सेम काम किसके लिए करते हैं? डबल डेरिवेटिव के लिए, सॉरी मल्टी वेरिएबल के लिए। मल्टी वेरिएबल में अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूं, आप सबसे पहले क्या करो, fx निकाल लो, fy निकाल लो।
और जो नेसेसरी कंडीशन है कि किसी पॉइंट को, जैसे वहां पे डेरिवेटिव को जीरो, एक्सट्रीमम पॉइंट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, आपको डेरिवेटिव जीरो करना पड़ता है, ठीक है। अब वो मैक्सिमम मिनिमा होगा बात की बात है, बट आपको एक्सट्रीमम पॉइंट के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो आपका डेरिवेटिव जीरो होना। तो ऐसे यहां पे जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है ये जीरो होना इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। अब यहां से आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, अब उसी पॉइंट पे आपको ये चेक करना होता है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब देखो मैक्सिमा या मिनिमा में से आपको निकालना रहता है कुछ एस स्क्वायर माइनस, देखो एस स्क्वायर माइनस नहीं, यहां पे आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब ये आर टी माइनस एस स्क्वायर में स्केल ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार करके आ चुके हैं एस स्क्वायर माइनस 4RT। कहां पे करते हैं ये, हम जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं तो वहां पे एलिप्टिकल नेचर, पैराबोलिक नेचर, हाइपरबोलिक नेचर को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से यहां पे भी है आर टी माइनस एस स्क्वायर। दो चीजें होती है यहां पर, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर ये निगेटिव आ गया तो सैडल पॉइंट कहा जाता है, जिससे वहां पे इन्फ्लेशन पॉइंट डिस्कस करते हैं, कुछ उसी तरीके से यहां पे सैडल पॉइंट होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया तब हमें आगे फॉरवर्ड करना है इसको, ठीक है। यहां पे ये पता चला कि सैडल पॉइंट है या फिर इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा है या नहीं। अब ये डिसाइड करता है आपका जो आपने ये कैलकुलेट किया ना एफ एक्स एक्स, जिसको आर भी कहा जाता है। अब देखो ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे कि आपका डबल डेरिवेटिव वहां पे काम करता था, कि अगर ये पॉइंट आपका सपोज पॉजिटिव आ जाता है तो आप कहोगे आपके पास मिनिमा। अगर ये एफ एक्स एक्स आर आपका लेस देन आ जाता है तो आप कहोगे मैक्सिमा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को इसके लिए बताया ताकि आप रिलेट कर सको कि उसी ढंग से यहां पे इसको भी डिफाइन किया गया है। अब एक एक करके हम एक एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसके पास मैक्सिमा, मिनिमा, सैडल पॉइंट क्या है। और यहां पे किसी पॉइंट पे नहीं पूछा है, जस्ट ये पूछा है इसके पास क्या है, लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है, सैडल पॉइंट है, क्या है। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा। एफ ऑफ एक्स वाई को डिफाइन किया गया है 4xy माइनस 2x² माइनस y⁴। पूरे इसके डेरिवेटिव निकाल लो, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, 4y माइनस 4x y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4y³ x के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो -4। देखो ये नेगेटिव है, इससे क्या पता चलता है कि जो भी पॉइंट निकले इसके पास मैक्सिमा तो नहीं हो सकता। बाकी सीखते हम लोग, सॉरी माइनस है ना, तो मैक्सिमा। तो मिनिमा वाले तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, इसमें से आपका जो सी ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। एफ वाई वाई की बात करते हैं तो ये आपके पास 4 3 12 y²। एक आपको और निकालना है, एफ एक्स वाई निकालो या एफ वाई एक्स निकालो, कॉन्टिन्यूअस है कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल ही आएंगे। तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आपका आई थिंक 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सारी वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आर टी माइनस s²। आर क्या है अपने पास, ये r होता है, ये s होता है, ये t होता है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस 48y² माइनस 16, ये आपके पास ये आ गया। अब सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या था, ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा किस पॉइंट पे आना चाहिए, किस पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, मतलब एक्सट्रीमम पॉइंट होगा या नहीं। तो उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे ये 0 आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ एक्स 0 कब आएगा, जब x = y होगा। एफ वाई 0 कब आएगा, जब मैं x को y पुट कर दूं तो ये 4y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस
वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक बार y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x भी वही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो कहने का मतलब आपको एक पॉइंट मिल गया 0 0 1, एक पॉइंट आपको 1 1 मिल गया, एक पॉइंट आपको -1 क्योंकि दोनों इक्वल है ना, x इज इक्वल टू y है और y की वैल्यू क्या मिल गई 0 प्लस -1, तो x भी 0 प्लस -1। आपको 3 पॉइंट मिल गए जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है। अब उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यही तो चेक करना है। एक बात बताओ, 0 0 क्या आया था आपका 48y² -16। जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव के लिए मतलब 0 0 पे इसके पास सैडल पॉइंट आ गया, 0 0 के लिए इसके पास सैडल पॉइंट आएंगे, मतलब इस फंक्शन के पास सैडल पॉइंट है। ऑलरेडी हमको एक चीज और पता चल गई थी कि इसके पास मैक्सिमम पॉइंट भी होंगे, बट वो चेक कर लेते किस पॉइंट पे आएगा। 1 1 अगर मैं पुट करूं तो 48, देखो चाहे मैं 1 पुट करूं या माइनस पुट करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे आंसर हमेशा क्या आएगा 32, और ये पॉजिटिव है मतलब इसके पास मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, और ये ऑलरेडी हमको पता है क्या होगा, मैक्सिमा ही होगा। तो मतलब दोनों पॉइंट पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा, और भी कैसा, लोकल मैक्सिमा। तो देयरफॉर इस एफ के पास लोकल मैक्सिमा और एक ओरिजिन पे यानी कि 0 0 पे जब x और y 0 आएगा तो उस पॉइंट पे एक सैडल पॉइंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसके पास एक मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है और एक सैडल पॉइंट है। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं आज का। ये भी आपका एक मल्टी वेरिएबल का ही क्वेश्चन है, जो कि 2 वेरिएबल का है, रियल वैलिड फंक्शन कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है इस तरीके से, √x² + y² sin y² by x। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है वही हमेशा की जैसा, p और q। एक में कह रहा है p ट्रू q फॉल्स, दोनों ट्रू, p फॉल्स q ट्रू और दोनों फॉल्स। p स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो आपके सामने एक फंक्शन डिफाइन किया गया है वो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। सेकेंड में कह रहा है कि ओरिजिन पे उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट हो गया तो ट्रू है, नहीं एग्जिस्ट हुआ तो ट्रू नहीं है। सेकेंड, अब देखो एक एक करके हम चेक करते हैं। आपको देखो f(x,y) को जो डिफाइन किया गया है √x² + y², यहां पे sin y², वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें। देखो आपको इसमें क्या क्या चेक करना है, देखो जब आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो ना, अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, या फिर इसको देखो प्रॉब्लम कहां होता है पता है, इसको प्रूव करने में, डिस्प्रूव करने के लिए तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है। बट एक बात बताओ, अगर मैं 0 0 पे चेक करना चाहता हूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। ये एक फाइनाइट वैल्यू देगी या नहीं, आप रियल पे चले जाओ, ये कुछ भी होगा ये एक फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, और ये एक न्यूमरेटर में है तो ये 0 इंटू फाइनाइट तो 0, तो कॉन्टिन्यूटी तो सीधे सीधे हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं x के डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो वहां पे आप क्या करते हो, एक y को फिक्स कर देते हो। तो एक बार ये कैलकुलेट करते हैं और एक बार ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो थोड़ा, 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये पूरे पॉइंट को हटा दो, ये सिर्फ बचा। अब ये देखो यहाँ पे y आपका 0 हो गया, h बचा। ठीक है, अब ये देखो ये y तो आपका पूरा 0 हो गया, h बचा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव ये भी 0 आ गया, ये पार्शियल डेरिवेटिव आपका ये भी 0 आ गया, तो यानी कि ये आपका पूरा 0 हो गया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ गया तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको क्या करना होता है, ध्यान सुनो, जो भी आपको फंक्शन गिवन है ना, ठीक है, उसको आप सिंपल क्या करो, इससे डिवाइड कर दो जब आपका पार्शियल डेरिवेटिव 0, और जो भी बचेगा ना उसको नाम दे दो फाई ऑफ h के।
इस पे लिमिट पुट करो, अगर ये 0 आ गया तो आप कहोगे आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अब मैं अगर इसको इससे डिवाइड कर दूं, उससे बचेगा क्या, ये हो गया खत्म। फाई ऑफ एच के क्या आ रहा है आपके पास, साइन वाई स्क्वायर बाय एक्स। अब ये आपको इसको लिमिट चेक कर दी, अब बताओ इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा? तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये 0 0 पे एक दिन हम मल्टी वेरिएबल का क्वेश्चन को डिटेल में, इसी टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा वहां पे कि क्यों मैं इसको रूट से डिवाइड कर रहा हूं, ये सब कैसे लेते हैं। बहुत ही सिंपल रहता है, पूरा आपको डेफिनेशन यूज करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। तो ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट यही कह रहा था कि वो कॉन्टिन्यूअस तो है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं, मतलब पी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एफ ऑफ सी प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच। सी 0 पे पूछा है तो ये हट जाएगा, यू गिवन नहीं है तो इन जनरल में कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, u1 u2, तो एफ ऑफ एच u1 एच u2 माइनस 0 0, ठीक है। तो 0 0 भी छोड़ दो, वो 0 ही है, और अपॉन में आपका h आ जाता है। तो किस पॉइंट पे चेक करना है, लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0, और यहां पे क्या था x स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर u1 स्क्वायर h स्क्वायर u2 स्क्वायर, और फिर इसके बाद साइन, ऊपर क्या था y स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर मतलब h स्क्वायर u2 स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर u1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिर्फ x था ना वहां पे, h u1, तो ये पूरा कैंसिल, सिर्फ यहां पे बचेगा साइन h u2 स्क्वायर अपॉन u1, ये आपके पास बचा। अब एक बात बताओ, ये तो आपकी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ये भी आपका एग्जिस्ट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं h स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, तो ये h स्क्वायर और यहाँ पे ये जो h था, h स्क्वायर को कॉमन लेंगे h, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। यहां से आपके सामने पूरा h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर और ये वाला था। इसमें कोई दिक्कत नहीं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसको, तो ये भी आपका 0, अगर आप s टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये पूरा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट मतलब इसके लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हालांकि ये एक लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आई होप आपको इतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुआ होगा, बट ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। एक बार आप रीड कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना। मल्टी वेरिएबल के क्वेश्चंस अगर आप उसको ज्योमेट्री देखने जाओगे तो बहुत हार्ड होता है, उसके अगर आप थ्योरम प्रूव करने जाओगे तो शायद से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, बट इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी आसानी से हो जाते हैं। अगर मैं इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन को हटा दूं तो, ठीक है, अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन को हटा दूं जिसमें आपको वेक्टर कैलकुलस के जो इंटरसेक्शन वाले रहते हैं, वैसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है वो तो बहुत सिंपल रहता है, बाकी आपके जनरली जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला टर्म्स है ना वो डोमेन के क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़ा इंटीग्रेशन वाले खाली डिफिकल्ट आता है, बाकी तो आपके आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे गेट के। तो ऐसे ही कंटिन्यू, एक बार हम जब गेट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो गेट के क्वेश्चंस में ना ऐसा नहीं है कि आप किसी का 2-4 लेक्चर ले लो और आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि गेट के क्वेश्चन से काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ये आप तभी कर सकते हो जब आपकी काफी अच्छी पकड़ है, आपने काफी अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और आपको काउंटर एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से लेने आने चाहिए, क्योंकि जितने आसानी से आपको नेट में मिल जाएंगे उतने आसानी से आपको गेट में नहीं मिलते। इसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस और आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो जितना हो सकता है पॉसिबल है हम गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ताकि आपको थोड़ा इससे हेल्पफुल मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।